Dear students, now we will learn about टेंस। टेंस को हम इंग्लिश में काल भी कहते हैं और ग्रेजुएशन के करीब करीब सभी सिलेबस में इंग्लिश में टेंस को शामिल किया गया है, क्योंकि टेंस के बिना हम इंग्लिश को प्रॉपर वे में पढ़ना और लिखना और बोलना कभी भी नहीं सीख सकते। तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली करने के लिए टेंस में हमारी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो मुख्य रूप से हम जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो एक एक वीडियो में एक एक टेंस को हम देखते हुए जाएंगे, जिसमें मैं सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट को भी कि एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं या फिर कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं बताती जाऊंगी। सो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे टेंस कितने प्रकार का है, और मैं टेक्स्ट भी रिटन वे में प्रेजेंट कर रही हूँ। तो जिन बच्चों को टेंस में प्रॉब्लम होती है वो रिटन टेक्स्ट को देख के टेंस को समझने की कोशिश करें और उसके हिसाब से फॉर्मेशन अप्लाई करते जाए, जिससे कि उनको इंग्लिश को समझने और बोलने लिखने तीनों चीज़ों में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सारे बच्चों के लिए टेंस इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंस 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हम एक एक टेंस को अलग अलग प्रेजेंट करेंगे और अलग अलग उसके नियम्स हैं, तो उनको हम देखेंगे। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को और उसके नियमों को। सिंपल प्रेजेंट टेंस, नॉर्मली हम जानते हैं कि वैसे वाक्य जो हिंदी के फॉर्मेशन में ता है, ती है और ते है पे ख़त्म होते हैं, उन सभी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में मानते और जानते हैं। तो ऐसे वाक्य हमको कैसे पहचान में आएंगे, जैसे हिंदी का एक वाक्य हम देखेंगे, राम स्कूल जाता है। वाक्य का अंत ता है पे हुआ है, इसलिए यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। ठीक है, अब ये जो पहला वाक्य बना है ये बन गया है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस या फिर सकारात्मक या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सकारात्मक वाक्य। अब इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता। कार्य को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। तो यहाँ हो गया राम। वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब मतलब कार्य, कौन सा कार्य किया जा रहा है, जाने का काम हो रहा है। तो जाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा। और जाने को हम इंग्लिश में गो बोलते हैं। अब एस या एस लगा हुआ है, मतलब कि हमको दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, ES का इस्तेमाल होगा। अब इसके बाद बताऊंगी मैं ES का इस्तेमाल क्यों होगा। ठीक है, राम गोज अब है उसके बाद सब्जेक्ट टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल।
राम कहाँ जाता है? राम स्कूल जाता है। ठीक है, अब हम एक कॉलम को बनाएंगे जिसके द्वारा आपको ये समझने में हेल्प होगी कि एस और एस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो ये टेबल बना रही हूँ मैं। सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आई और प्लूरल नंबर होता है वी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है यू और प्लूरल नंबर भी होता है यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी और इट एंड नेम, और प्लूरल नंबर होता है दे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये नियम देखेंगे कि ईएस का इस्तेमाल कैसे किया गया है। ठीक है, तो V1 के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वैसे वाले वर्ब जिनका वो सभी वर्ब जो वॉवेल पे ख़त्म होते हैं उनके साथ ES का प्रयोग होता है। पहला नियम। और जो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होते हैं उन वर्ब के साथ एस का प्रयोग होता है। ठीक है, और ये जो टेबल बना है, टेबल के अकॉर्डिंग किसके साथ होता है? उन सभी सब्जेक्ट के साथ जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब ही, सी, इट और नाम के साथ हम एस और ES का इस्तेमाल करेंगे। बाकी अगर सब्जेक्ट होंगे तो उनके साथ वर्ब केवल अपने एक्चुअल फॉर्म में होगा और वो भी V1 में। और एस और ES का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जब वर्ब हमारा, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताना चाहूँगी, गो, प्ले एंड रन, ये तीनों वर्ब हैं और अपने फर्स्ट पोजीशन में है V1। वर्ब के 5 प्रकार होते हैं, तो हम V1 को देख रहे हैं, तीनों अपने V1 में हैं। तो गो का अंत हो रहा है ओ से, जो कि एक वॉवेल नंबर है। वॉवेल पे ख़त्म होने पर उसके साथ हम ES का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट के साथ ख़त्म होने पर उन वर्ब के साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि प्लेज, ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है, ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है, तो हम इनके एंड में एस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ वर्ब के पहले अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नकारात्मक सेंटेंस। अब हम इसी सेंटेंस का नकारात्मक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि राम स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, नकारात्मक सेंटेंस। अब इस फॉर्मूले में हम इसको अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा राम, राम के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, तो यहाँ पे नियम ये है कि जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उन सब के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ
नेगेटिव सेंटेंस में डज लगेगा। ठीक है, तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, तो डज के साथ ये सेंटेंस बन गया है। अब हम ये देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे डज लगा है तो वैसे ही पहले सेंटेंस में हम ईएस का इस्तेमाल कर रहे थे गो के साथ, लेकिन यहाँ पे गो अपने V1 फॉर्म में ही लिखा हुआ है विदाउट ईएस। तो ऐसा इसलिए है कि किसी भी वाक्य में जब दो वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो हेल्पिंग और मेन वर्ब हो, तो वो दोनों अपने एक ही फॉर्म में कभी नहीं हो सकते हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे कि वर्ब के कौन कौन से, साथ साथ में वर्ब के फॉर्म भी देखेंगे। V1 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, साथ साथ में ये भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो अगर हम देखते हैं तो डू को ही देखते हैं। डू वर्ब का पहला फॉर्म है। दूसरा फॉर्म होगा डू, डिड, डन, डूइंग एंड डज। ठीक है, और गो का देखेंगे। गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि डज का इस्तेमाल हुआ है, तो डू का फॉर्म में डज V5 है। ठीक है, और गो क्या है V1। तो अगर हम यहाँ डज के साथ गोज का इस्तेमाल करते तो गोज क्या हो जाता V5, यानी कि दोनों वर्ब के फॉर्म क्या हो जाते, सेम फॉर्म हो जाते, जो V5 कहलाता है। तो एक सेंटेंस में कभी भी दो वर्ब एक फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। ठीक है, इसी कारण से हमने डज के साथ अगर ईएस लगाया है तो गो के साथ ईएस नहीं लगाया है। अब हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी का प्रश्नात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हिंदी में बनेगा क्या राम स्कूल जाता है। क्या राम स्कूल जाता है। अब इसका फॉर्मूला होगा डू और डज पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने नकारात्मक सेंटेंस बनाया था तो हमको पता है कि डज, हमारा सब्जेक्ट राम है तो उसके साथ डज ही लगा था, तो यहाँ पे भी हम डज का इस्तेमाल करेंगे। डज राम गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल जाता है। ठीक है, अब इसका बन जाए, अगर लास्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनेगा। क्या राम स्कूल नहीं जाता है। फॉर्मूला होगा डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे। डज राम नॉट गो टू स्कूल। क्या राम स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंपल प्रेजेंट के चारों फॉर्म हो गए हैं, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। ये किसी भी वाक्य के चार फॉर्म होते हैं। चारों फॉर्म हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के देख लिए हैं। अब हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस
टेक्स्ट देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है, या फिर हम उसको पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं? वाक्य के अंत में, एंड में रहा है, रही है और रहे हैं, रहता है, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसको हम हिंदी का वाक्य बनाएंगे। हिंदी का वाक्य जैसे बनेगा, गीता मंदिर जा रही है। ठीक है, रही है के साथ वाक्य बना है और सकारात्मक वाक्य बना है। अब इसका हम अप्लाई करेंगे, इस वाक्य को हम अपने इंग्लिश के फॉर्मेट में। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? गीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, जो यहाँ पे हमने टेबल बनाया हुआ था सिंगुलर, प्लूरल और पर्सन का, तो इज, एम, आर तीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। किसका इस्तेमाल कहाँ होगा वो हम देखेंगे। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एम का इस्तेमाल होगा और बाकी सबके साथ आर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये हमारा टेबल बन गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, नेम मतलब गीता के साथ हम इज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, गीता इज वर्ब 1, जाने का काम हो रहा है, तो गो प्लस ING, गो के साथ हम ING लगाएंगे। गोइंग टू टेम्पल, मंदिर का इंग्लिश टेम्पल। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेंटेंस बन गया कि गीता इज गोइंग टू टेम्पल, गीता मंदिर जा रही है। अब हम इसका नकारात्मक सेंटेंस भी बनाएंगे। गीता मंदिर नहीं जा रही है। इसका नकारात्मक सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट हम के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंस को अप्लाई करेंगे। गीता इज नॉट गोइंग टू टेम्पल। अब नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये बन गया नेगेटिव सेंटेंस, ये बन गया अफर्मेटिव। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या गीता मंदिर जा रही है? तो सेंटेंस हमारा बनेगा इज, एम, आर फॉर्मूले के साथ सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क। अब बनेगा यहाँ पे इज गीता गोइंग टू टेम्पल, क्या गीता मंदिर जा रही है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने पर हमारा वाक्य बनेगा हिंदी में, क्या गीता मंदिर नहीं जा रही है? क्वेश्चन मार्क। अब इसका फॉर्मूला बनेगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इसको हम अप्लाई करेंगे तो बनेगा इज गीता नॉट गोइंग टू टेम्पल।
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी के साथ हमने प्रेजेंट टेंस के 2 टेंस देखे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को ये अगर टेंस में प्रॉब्लम आती है तो इस वे में पढ़ेंगे तो सुविधा होगी। तो बच्चे ध्यान दें और कोई क्वेश्चन हो तो उसको नोट कर सकते हैं, ताकि वो धीरे धीरे फार्मूले के अकॉर्डिंग, सिंपल है एकदम, आपको फार्मूला दिया गया है, फार्मूले में केवल अप्लाई करना है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है और वर्ब के कौन कौन से फॉर्म हैं, और वर्ब के सारे फॉर्म अगर आपको याद हैं तो आपको टेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टेंस में केवल फार्मूले में सारे सेंटेंस को अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चे ध्यान रखते हैं, याद रखते हैं, तो ये टेंस आसानी से बन जाएगा। अगली वीडियो में प्रेजेंट टेंस के ही बाकी 2 भागों को हम देखेंगे। तो सो नाउ थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, जो उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी टेंस को ईजिली समझने में, क्योंकि एक एक स्टेप को कोशिश की गई है कि आसानी से बच्चे समझ पाएँ। तो इसको पढ़ें और समझें कि टेंस में फॉर्मेशन किस किस तरीके से होता है, और जो टेबल बनाया गया, स्पेशली टेबल को ध्यान देंगे बच्चे। जो पर्सन और सिंगुलर प्लूरल में डिफरेंस के आधार पे जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करने को बताया गया है कि किस पर्सन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा और किस पर्सन के साथ किस वर्ब के किस फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको इस टेबल को याद रखना है कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। पर्सन को भी मैं बेसिकली या फिर हाईलाइट कर दूंगी थोड़ा सा, कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। तीनों पर्सन को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा पर्सन किस नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट पर्सन हम उनको बोलते हैं जो बोलने वाला व्यक्ति, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और जो सुन रहा है, मेरी बातों को सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन होगा। और अगर हम दोनों किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो मैं इस साधारण सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से हम टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये टेंस क्या हो गया, हमारा थर्ड पर्सन हो गया। तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों वे में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं सिंगल आपको अकेले आपको कोई चीज़ बता रही हूँ, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर। अगर मैं और मेरे साथ के बाकी सारे शिक्षक मिलके आपको इस बारे में ज्ञान देते या बताते, तो वो क्या हो जाता, आई का वी हो जाता, मैं की जगह हम सब हो जाते। वैसे ही अगर आप कोई सुनने वाला व्यक्ति जो मेरी बातों को सुन रहा है वो सिंगल व्यक्ति है, तो वो फर्स्ट पर्सन में भी यू रहेगा। और अगर एक से ज़्यादा लोग भी सुन रहे हैं तो उसको हम तुम से वो तुम सब में बदल जाएगा। तो वो यू ही रहेगा, लेकिन उसको हिंदी में हम तुम और तुम सब बोलते हैं। सिंगुलर नंबर तुम कहलाता है और तुम सब हो जाता है उसी का प्लूरल नंबर, मतलब कि सेकंड पर्सन जो सुनने वाला व्यक्ति है उसका सेकंड पर्सन हो जाएगा तुम सब। इसी प्रकार से थर्ड पर्सन जिसके बारे में चर्चा हो रही है, हम किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं, किसी भी नाउन के लेके बात कर सकते हैं। नाउन को जब हम बात करते हैं तो नाउन से ही हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि नाउन में बहुत सारी चीज़ें शामिल है। किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, किसी वस्तु का नाम आ सकता है, किसी स्थान का नाम आ सकता है, किसी भी पशु का नाम आ सकता है। कोई सी भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो जिसके बारे में भी बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन कहला रहा है। तो अगर थर्ड पर्सन ऐसा है जो एक चीज़ की बात की जा रही है, जैसे कि मैं एक पेन के बारे में बात कर रही हूँ, इस पेन की क्वालिटी बता रही हूँ, तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। लेकिन ऐसे ही मैं कई पेनों की बात कर रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लूरल नंबर उसका। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे व्यक्तियों की भी अगर हम बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ही, सी, इट और नेम। ही का इस्तेमाल उसके लिए मेल के लिए किया जाएगा, ठीक है, और सी का इस्तेमाल किया जाएगा फीमेल के लिए, और इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग और न्यू बॉर्न बेबी के लिए किया जाता है। और दे का इस्तेमाल जो कि प्लूरल नंबर में आएगा उसका इस्तेमाल बड़ी संख्या के लिए या फिर बहुवचन के लिए किया जाएगा। तो ये बेसिकली ये नियम जो हैं, ये अगर हमको अच्छी तरीके से ध्यान है कि कौन से पर्सन होते हैं, कौन से सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, तो हमको दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों से नम्र निवेदन है कि सबसे पहले तो आप फॉर्मेशन को याद करें और टेबल को ध्यान में रखें, ताकि आपको कोई भी टेंस बनाना हो तो सिंगुलर प्लूरल का कन्फ्यूज़न ना हो।
ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब को लर्न करें, वर्ब के डिफरेंट फॉर्म को लर्न करें, ताकि टेंस बनाने में आपको जो डिफरेंट वर्ब के फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो सारे फॉर्म अगर आप याद रखते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो आपको टेंस बनाने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे प्रेजेंट टेंस के ही बाकी 2 फॉर्म के साथ और नए नियमों के साथ। थैंक यू।